सिंगुलरिटी एंड जीरोज़ में लास्ट वीडियो में थ्योरम हुई थी कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड इस तरीके का फंक्शन है कि वो किसी पॉजिटिव वैल्यू m के लिए फाई ऑफ ए एग्जिस्ट करें और फाई ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक, सच दैट, और इस तरीके से हो कि हम लिख सकें फाई ऑफ जेड इज़ इक्वल टू जेड माइनस ए टू दी होल पावर m एफ ऑफ जेड, और ये पूरा फंक्शन बना हुआ जो फंक्शन है ये एनालिटिक हो एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू स्मॉल ए पर, तो हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ जेड होगा वो एक पोल रखेगा ऑर्डर m का एट जेड इज इक्वल टू ए पर। स्टेटमेंट वहाँ पर लिखा गया था कि इफ़ एफ ऑफ जेड let f of z be a function such that for some positive integer small m a value phi of a exists and phi of a does not equal to 0 such that phi of z is equal to z minus a to the whole power m into f of z is analytic at a and f has a pole, then f has a pole of order small m at small a। ठीक, इसके बाद एक अगली थ्योरम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है बाय नेम रीमान थ्योरम। हेडिंग डाल देना रीमान थ्योरम, रीमान थ्योरम, ठीक। इसमें स्टेटमेंट लिखना लेट जेड इज इक्वल टू स्मॉल ए बी एन आइसोलेटेड be an isolated singularity of f of z माना z इज इक्वल टू a जो पॉइंट है ये हमारी फंक्शन f ऑफ z के लिए एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का काम करता है एंड इफ, और इसके साथ ही साथ एंड इफ mod f of z is bounded on some neighborhood of point small a, ठीक, then z is equal to small a is a removable singularity, ठीक। रीमान ने कहा कि अगर z इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट दिए गए फंक्शन f ऑफ z के लिए एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का काम करे, आइसोलेटेड जिसे हम काट करके निकाल सकते हैं या कहा जाए मैथमेटिकल टर्म में, तो z इज इक्वल टू स्मॉल a पर फंक्शन नॉन एनालिटिक हो, मतलब सीजेस टू भी एनालिटिक हो, लेकिन z इज इक्वल टू a के नाइबरहुड में यानी एप्सिलॉन रेडियस आगे पीछे या उसके एप्सिलॉन रेडियस चारों तरफ चलने पर बाकी जो एरिया बच रहा है उसमें हमारा फंक्शन पूरी तरह से परफेक्टली कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। लेट z इज इक्वल टू स्मॉल a बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी of f of z and if mod of f of z is bounded on the some neighborhood of small a, ठीक। z इज इक्वल टू a पर फंक्शन f of z सीजेस टू भी एनालिटिक होगा। ये फिगर से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से है, जैसे कोई डोमेन दिया गया है, इस डोमेन पर एक पॉइंट हमको यहाँ पर दिया गया है z इज इक्वल टू स्मॉल a, ठीक। अगर z इज इक्वल टू स्मॉल a आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि z इज इक्वल टू a पर तो फंक्शन नॉन एनालिटिक यानी सीजेस टू भी एनालिटिक होगा, लेकिन इसके नाइबरहुड में ये बाकी जितने पॉइंट हैं वहाँ पर मेरे फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होगी, तो इसका मतलब हम इस सिंगुलरिटी को यहाँ से हटा सकते हैं, इसीलिए इसको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नाम दिया गया। तो लेट z इज इक्वल टू स्मॉल a बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ z एंड, और इसके साथ ही साथ इफ मॉड ऑफ f ऑफ z इज बाउंडेड, और मॉड ऑफ f ऑफ z बाउंडेड बना रहे यानी पर्टिकुलर एक वैल्यू से हमेशा कम बैठे ऑन सम नाइबरहुड ऑफ स्मॉल a, देन अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू स्मॉल a एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। रिमूवेबल सिंगुलरिटी का मतलब होता है कि हम z इज इक्वल टू a पर फंक्शन को फिर से रीडिफाइन कर सकते हैं, और इसीलिए इस सिंगुलरिटी को नाम दिया जाता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। प्रूफ करते हैं इस स्टेटमेंट को, ठीक। शुरुआत करते हैं। चूँकि जितनी बातें इन्होंने कही है हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहली बात कह दी है मॉड एफ ऑफ जेड कैसा होगा, बाउंडेड होगा। हम इसी से शुरुआत करते हैं। प्रूफ
प्रूफ है, लेट मॉड एफ ऑफ जेड, ठीक, इज बाउंडेड, let mod f of z is bounded in some deleted neighborhood of z is equal to small a। माना mod f of z बाउंडेड है इन सम डिलीटेड नाइबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू स्मॉल a, ठीक, फुल स्टॉप। अगली लाइन से इसमें लिखना लेट कैपिटल M। अच्छा, चूंकि मॉड एफ ऑफ जेड को बाउंडेड बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी कि एफ ऑफ जेड उस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता है या एडॉप्ट नहीं कर सकता है, हम उसे कैपिटल M मान रहे हैं। तो हम लिखते हैं लेट, माना कैपिटल M इज पॉजिटिव कांस्टेंट let capital M is positive constant, ठीक, be the maximum value of mod f of z। माना कैपिटल M एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव कांस्टेंट ऐसा है कि ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो मॉड एफ ऑफ जेड अटेम्प्ट करता है, ठीक, वैल्यू ऑफ मॉड एफ ऑफ जेड, हाँ, इन अ सर्किल, चूंकि नाइबरहुड की बात कर रहे हैं, इन अ सर्किल मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक, नाइबरहुड में ही है क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा गया है मॉड एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड ऑन द सम एनबीडी ऑफ स्मॉल ए। इसका मतलब ये जो रेडियस आर है ये बहुत ही स्मॉल रेडियस है, हम इसको लेस देन 1 भी कह सकते हैं, ठीक, लाइन कंप्लीटली, और लाइन कंप्लीटली इन अ सर्किल या लाइन कंप्लीटली इन द नाइबरहुड ऑफ स्मॉल ए, इन द नाइबरहुड ऑफ स्मॉल ए, ठीक, लेट कैपिटल M is positive constant be the maximum value of mod f of z in a circle। माना किसी सर्किल में, जो सर्किल है mod z माइनस ए इज इक्वल टू स्मॉल r, उस सर्किल में फंक्शन mod f of z जो हाईएस्ट वैल्यू अटेम्प्ट करता है वो कैपिटल M है, और सर्किल कहाँ मौजूद है, लाइन कंप्लीटली पूरी तरह से मौजूद है इन द नाइबरहुड ऑफ स्मॉल ए, क्योंकि सारी बातें एनबीडी के ही केस में दी गई हैं, तो इसका मतलब रेडियस r बहुत बड़ी नहीं, सॉरी, ये बिल्कुल वैसा है जैसे रियल एनालिसिस में एप्सिलॉन रेडियस मान करके हम लोग नाइबरहुड डिफाइन करते थे, तो आर एज लेस एज पॉसिबल, ठीक, इसका मतलब ये हुआ दैट इज, अर्थात दैट इज मॉड एफ ऑफ जेड, दैट इज हम ऊपर लिख रहे हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक, दैट इज मॉड एफ ऑफ जेड इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M, ठीक, इसका मतलब ये हुआ। अब चूंकि अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो हम कह रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ जेड, ठीक, ये और ये डिलीटेड नाइबरहुड लिया जा रहा है, डिलीटेड नाइबरहुड मतलब यहां पर ये पॉइंट भी मौजूद नहीं है, ये वो एप्सिलॉन रेडियस हो गई, जेड माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक। अब लॉरेंट की थ्योरम कहती है अगर आपका फंक्शन किसी एनुलस के बीच में एनालिटिक है तो आप उसको एक इनफाइनाइट सीरीज के तौर पर एक्सपेंड कर सकते हो, जिसमें एक सीरीज जेड माइनस ए यानी जिस पॉइंट के नाइबरहुड में आप उसका एक्सपेंशन कर रहे हो उसकी पॉजिटिव पावर में होगी और दूसरा नेगेटिव पावर में, मतलब हम एफ ऑफ जेड का लॉरेंट एक्सपेंशन कर सकते हैं। अप्लाई कर रहे हैं इसी बात को ना, देयरफॉर बाई लॉरेंट्स थ्योरम f of z can be written as
समेशन, अच्छा इसमें हम दो हिस्से अलग अलग ना लिख करके उनको कंबाइंड में लिख दे रहे हैं, समेशन ए एन जेड माइनस ए टू दी पावर एन, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं एन वेरी फ्रॉम, पहले हिस्से में 0 टू इन्फिनिटी होता था और दूसरे हिस्से में -1 टू माइनस इन्फिनिटी तक जाता था, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सारी बातें समेट दी क्योंकि हमको पता है वहाँ पर हम लिखते थे जो बी एन होता था वो कुछ और नहीं, याद हो तो लॉरेंट में कहा गया था बी एन इज इक्वल टू ए माइनस एन होता था, ठीक। इसीलिए हम सबको समेट करके एक साथ कर दिए हैं। इसे नाम देना इक्वेशन नंबर 1। चूंकि हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड एक एनुलस के बीच में एनालिटिक हो गया, और जैसे फंक्शन किसी एनुलस के बीच में एनालिटिक होगा हम तुरंत लॉरेंट का एक्सपेंशन लिख सकते हैं उस फंक्शन के लिए, जहाँ पर इस कांस्टेंट ए एन की वैल्यू हमको पता होती थी पिछले चैप्टर में, वेयर जहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ये होता था, अगर याद हो तो 1/2πi, ठीक, इंटीग्रेशन ओवर द सर्किल सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी होल पावर n प्लस 1 डी जेड, ये रहा, ये कांस्टेंट ए एन की वैल्यू होती थी, ठीक। अब यहां से हमारा काम आगे बढ़ता है, स्टेटमेंट की तरफ लौटना। स्टेटमेंट में कहा गया है कि z इज इक्वल टू ए को हमें एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी दिखाना है, कि z इज इक्वल टू ए एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी का काम करेगा। हम जानते हैं हम सिंगुलरिटी का बिहेवियर पता कर सकते हैं अगर हम इस लॉरेंट एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट का बिहेवियर पता कर लें। प्रिंसिपल पार्ट के सारे कोफिशिएंट 0 हो सकते हैं, प्रिंसिपल पार्ट में कुछ फाइनाइट टर्म हो सकते हैं, प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म हो सकते हैं। ये 3 केसेस इस सिंगुलरिटी के नेचर को डिसाइड करते हैं, यही काम हमारा होगा। और प्रिंसिपल पार्ट में जो टर्म आएंगे वो टर्म डिपेंड करते हैं ए एन के ऊपर। अगर ए एन कुछ फाइनाइट दूरी तक चल करके रुक जाए तो इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट होगा उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आएंगे। अगर सारे के सारे ए एन ही 0 हो जाएं तो इसका मतलब ये हुआ ए एन का मतलब हम इसकी बात करें ए माइनस एन की, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में ये होगा और इधर के हिस्से में जो पॉजिटिव पावर चल रही है वहाँ ए एन होगा। इसी ए माइनस एन को हम लोग बी एन कहते हैं और जो थ्योरी लिखी गई वो बी एन के बेस पर लिखी गई है। अगर बी एन सारे के सारे 0 हो गए मीन्स प्रिंसिपल पार्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक, तब एक सिंगुलरिटी आपको मिलती थी, नाम वहाँ पर बताया गया था, अभी उसकी फिर से चर्चा कर ले रहे हैं। अगर बी एन कुछ फाइनाइट स्टेप चल करके उसके बाद खत्म हो जाए, आगे के 0 होने लगे, जैसे अपने को B1 मिले, B2 मिले, B3 मिले, B10 तक मिले, लेकिन B11 के बाद के सारे लोग 0 हो जाएं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आए। ये भी हो सकता है जितने BN आ रहे हैं कोई भी 0 ना हो, सब इनफाइनाइट सीरीज बन जाए। तो इसी 3 नेचर के इसी 3 बिहेवियर के आधार पे BN की वैल्यू के आधार पे हम प्रिंसिपल पार्ट को देख के सिंगुलरिटी का नेचर डिसाइड करते थे। तो कुल मिला के अगर हमको यहाँ Z इज इक्वल टू ए पे सिंगुलरिटी का नेचर डिसाइड करना है तो हमें AN की चर्चा करनी पड़ेगी। AN क्या हो सकता है, क्योंकि एक बार AN की चर्चा हो गई तो हम नेगेटिव साइन बैठा करके A माइनस एन की चर्चा कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। ठीक, लिखते हैं नाउ मॉड AN, ठीक, इज इक्वल टू, पूरे पर मॉड लगाते हैं, मॉड 1/2πi इंटीग्रल ओवर C, ठीक, FZ अपॉन Z माइनस A टू दी पावर n+1 dz मॉड, ठीक, यानी दिस इज इक्वल टू, या इक्वल टू कहें या चाहे अब हम यहीं से इनइक्वलिटी को इस्तेमाल कर लेते हैं, मॉड ऑफ इंटीग्रल लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। इसका मतलब हम इस मॉड को अब अंदर लेकर के जा रहे हैं तो लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ AN इज लेस देन आर इक्वल टू, ठीक, 1 मॉड ऑफ 2πi इंटीग्रल मॉड FZ अपॉन मॉड ऑफ Z माइनस A टू दी पावर n+1 मॉड dz, ये लिखा जा सकता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बारी बारी वैल्यू रखने की शुरुआत करते हैं इसमें। ठीक, हमें पता है मॉड ऑफ f ऑफ z जो है ये लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M है, तो इसका मतलब फिर यहाँ से हमको मिला दिस क्वांटिटी इज लेस देन आर इक्वल टू, ठीक,
ये हो जाएगा 1/2 केवल, तो 1/2, ठीक। मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम, तो बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम रख दे रहे हैं कैपिटल एम, ठीक। इसके बाद अगर याद हो तो लिखा गया था जेड माइनस ए इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो यह r⁻n+1, इसे भी बाहर निकालते हैं 1/r⁻n+1, ठीक। और बाकी जो बचता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन मॉड डी जेड, ठीक। चूंकि पूरा इंटीग्रेशन एक सर्किल के ऊपर हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन ओवर सी मॉड डी जेड है, तो ये हो जाएगा 2πr, यानी हमको मिलता है मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू, ठीक, m/2π 1/, ठीक, r⁻n+1, और उस हिस्से को अगर देखा जाए तो इंटीग्रल ओवर सी मॉड डी जेड, ठीक। सारी बात सर्किल पर ही कर रहे हैं, तो सर्किल पर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2πr इंटू 2πr, जो कटता पिटता है उसे काट पीट देते हैं, 2π कैंसिल आउट होगा, r से ये 1 r⁻1 ये भी कैंसिल आउट होगा, यानी हमारे पास बचता है मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल m/r⁻n। अब यहाँ पर बात सोचने की है, कोई ये नहीं कहेगा कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा या कुछ और होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर r के नेचर के ऊपर सारी बातें होंगी, और r का एक ही नेचर है, नेचर तो वास्तविकता में n के दोहरे हैं, क्योंकि n अगर याद हो तो हम लोगों ने लिखा है समेशन n वेरी फ्रॉम -∞ टू +∞। तो जब तक -∞ से -1 की दुनिया में होंगे तब तक अलग बिहेव सोचेंगे, और जब 1 से इन्फिनिटी की दुनिया में जाएंगे तब अलग बिहेव सोचेंगे। ध्यान देने की बात है, चूंकि सिंगुलरिटी का नेचर पता करने के लिए प्रिंसिपल पार्ट का नेचर पता करना है, और प्रिंसिपल पार्ट का नेचर पता करना है तो प्रिंसिपल पार्ट में जितने भी n होते हैं वो नेगेटिव पावर में होते हैं, मतलब n कैसा बैठेगा, नेगेटिव वाले में। हमको इसी का नेचर पता करना है, n नेगेटिव होने पर इसका बिहेव क्या होता है। ध्यान देने की बात है, थोड़ी देर के लिए n को पॉजिटिव मान करके चलते हैं। अगर n पॉजिटिव होता तो गौर करने की बात है, हम r को कहे थे z माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल आर, लेस देन आर, और r छोटी से छोटी रेडियस थी, तो जब ये छोटी से छोटी है मीन्स 1 से भी छोटी है, 1 से छोटी है, तो जब n पॉजिटिव होगा और आप पावर को बढ़ा रहे होगे तो 1 से छोटी संख्या की पावर बड़ी करते जाएंगे तो संख्या और छोटी होती जाएगी, मतलब ये 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में n पॉजिटिव नहीं बल्कि कैसा है, नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर है तो इसका मतलब अब ये क्वांटिटी बड़े से बड़ी होती जाएगी, बड़े से बड़ी का मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगी। वापस हम अपनी बात को कह रहे हैं, हमने कहा r लेस देन 1 है, 1 से छोटी संख्या, 1 से छोटी संख्या के ऊपर आप पावर n चढ़ा रहे हो और n को आप कह रहे हो कि n कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होल क्वांटिटी और छोटे से भी छोटी होती जाएगी, मतलब टेंडिंग टू किधर होगी, 0। तो जिस दिन इसी n को नेगेटिव बैठाएंगे, मतलब n को हम कैसा ले रहे हैं, नेगेटिव, यानी n टेंडिंग टू कितना, -∞ कर रहे हैं, तो n टेंडिंग टू -∞ पर जस्ट इसका अपोजिट बिहेव, अभी तो ये टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, फिर टेंड्स करेगा किधर, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब जिस दिन नेगेटिव n की बात करें उस दिन ये होल क्वांटिटी टेंडिंग टू द 0 एज n टेंडिंग टू द इन्फिनिटी एंड n इज नेगेटिव, चाहे n नेगेटिव लिख दे चाहे सीधे n टेंडिंग टू -∞ कर दें। अब यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो गई है, जब हम n को नेगेटिव ले रहे हैं तो सोचो सारे के सारे ए एन कन्वर्ज कर रहे हैं किसकी तरफ, टेंडिंग टू द हो रहे हैं 0 की तरफ। जब सारे 0 हो रहे हैं मींस प्रिंसिपल पार्ट में अब हमें कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है, ठीक। इसी बात को हम लिख रहे हैं देयरफॉर द लॉरेंट एक्सपेंशन, देयरफॉर द लॉरेंट्स expansion, therefore the Laurent expansion of 1 of f of z does not contain, नहीं रखता है, does not contain any negative power
any negative power of z minus a और जब कोई भी नेगेटिव पावर नहीं रखता है तो इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं मौजूद है, लिखना हेंस, इसलिए हेंस देयर इज नो टर्म, हेंस देयर इज नो टर्म्स in the principal part of Laurent expansion of Laurent expansion of f of z about z is equal to a, इसका मतलब f ऑफ z का जब हम z इज इक्वल टू a के अबाउट में लॉरेंट एक्सपेंशन करते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल पार्ट होगा वहाँ पर z माइनस a की कोई भी नेगेटिव पावर मौजूद नहीं होगी, ठीक। और जब कोई भी नेगेटिव पावर नहीं मौजूद होगी तो याद हो जिस वक्त फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मौजूद होते थे पोल बनाता था, और जिस वक्त कोई भी नहीं मौजूद होता था उस वक्त रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनाते थे, और जब इनफाइनाइट टर्म होते थे तो याद हो तो इसेंशियल होता था वहाँ पर, ठीक। लिखना दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू स्मॉल a इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट z इज इक्वल टू स्मॉल a, ठीक। ये रहा, ये इस थ्योरम का प्रूफ हुआ। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ऑलरेडी हम लोग उसके बारे में सारा डिस्कशन कर चुके हैं, हम उस सारी चीज़ों को उठा करके एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। थ्योरी के हिसाब से ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक। अब केवल न्यूमेरिकल की बारी है, अब हम यहाँ से इसके न्यूमेरिकल उठाएंगे और जितने हो सकते उतने मैक्सिमम न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगर कोई बीच में थ्योरी ऐसा लगता है कि छूटी हुई है तो उसको वहीं बीच में ही कैलकुलेट कर लिया जाए, उस थ्योरी को नोट कर लिया जाएगा, ठीक। सबसे पहले वो जो पुरानी बातें ख़त्म हो चुकी हैं उनको हम यहाँ पर एक बार सीरियल वाइज लिख दे रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में उन्हीं की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हेडिंग है टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग सिंगुलैरिटीज़। ये सारी बातें हो चुकी हैं, हम यहाँ इनको केवल एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग सिंगुलैरिटीज़। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है, पहला पॉइंट ये है, इफ यदि लिमिट z टेंडिंग टू द स्मॉल a f ऑफ z exist finitely अगर z इज इक्वल टू a यानी z टेंडिंग टू a पर f ऑफ z की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करने के साथ साथ कैसी होती है, फाइनाइट लिमिट होती है, तो इसका मतलब होता है कि z इज इक्वल टू a दिए गए फंक्शन f ऑफ z के लिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी का काम करता है। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू स्मॉल a इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ये सारी चर्चा पीछे हो चुकी है, इसको हम केवल एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं न्यूमेरिकल की शुरुआत करने के लिए। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट है, इफ लिमिट z टेंडिंग टू द स्मॉल a f ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पहला केस ये था,
जेड टेंडिंग टू ए पर एफ ऑफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट करे हो और एग्जिस्ट करने के साथ साथ फाइनाइट हो तो जेड इज इक्वल टू ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी का काम करता है। अब की बार लिमिट एग्जिस्ट तो की, लेकिन लिमिट कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। ठीक, दिस एम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ जेड इज इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक, इज अ पोल ऑफ एफ ऑफ जेड, ऑफ एफ ऑफ जेड। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इज इक्वल टू इन्फिनिटी होना लिमिट का एग्जिस्ट होना होगा या नहीं होगा। नहीं, ये नहीं होता है। अगर लिमिट इनफाइनाइट आ रही है तो ये कहा जाता है कि फंक्शन अनबाउंडेडली काफ़ी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक, प्लस इन्फिनिटी है तो फंक्शन अपनी सारी बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ प्लस इन्फिनिटी बढ़ रहा है। माइनस इन्फिनिटी है तो फंक्शन अपनी सारी लोअर बाउंड्री तोड़ता हुआ माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, तो ये भी होता है। कई लोग इसे भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। हाँ, उनकी भी बातें सही हैं, क्योंकि लिमिट फाइनाइट केस में आई नहीं तो हम तय क्या करें कि ये होगा क्या। और कई बार लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करने का केस एक ये भी होता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, आप राइट हैंड लिमिट, दोनों फाइनाइट है लेकिन वैल्यू अलग अलग आए, तो ये भी होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस। ठीक, अगली बात हम इसी में लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट इसमें, इफ देयर आर finite number of terms if there are finite number of terms in the principal part, in the principal part of f of z, अगर f of z का लॉरेंट एक्सपेंशन किया गया और उसके प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मौजूद हैं, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट की बात है इसलिए वहाँ पर जो भी होगा वो पावर कैसी रखेगा, नेगेटिव रखेगा। देन देयर इज अ पोल, तब निश्चित तौर पर वहाँ जो सिंगुलरिटी होगी वो पोल कही जाएगी। ठीक, इसी तरह से अगली बात, ये सारी बातें हो चुकी हैं, ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं, तो जिनको ना लिखना हो वो इसको ना लिखें तब पर भी चलेगा। इफ लिमिट z टेंडिंग टू द स्मॉल a f of z डज नॉट एग्जिस्ट, अगर z टेंडिंग टू a पर फंक्शन f ऑफ z की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, देन z इज इक्वल टू a, देन z इज इक्वल टू स्मॉल a is an essential singularity, तब ऐसे केस में z इज इक्वल टू a फंक्शन f ऑफ z के लिए इसेंशियल सिंगुलरिटी कहा जाएगा। पांचवा पॉइंट लिखना, पांचवा पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, अगर जीरोस का पूरा एक सीक्वेंस सामने आ रहा है तो उसका जो लिमिट पॉइंट होगा इज एन, वो होता है इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक, इसी तरह से अगली बात छठे नंबर की, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, लिमिट पॉइंट्स ऑफ पोल्स, ठीक, इज अ नॉन आइसोलेटेड, is a non-isolated essential singularity, non-isolated essential singularity। आखिरी बात लिखना इसमें सातवें नंबर पे, इफ देयर आर फाइनाइट, if there are
finite number of term if there are finite number of terms in the principal part of f of z implies that non-isolated essential singularity. If there are finite number of term, अगर यहाँ पर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, तो इसका मतलब ये जो सिंगुलरिटी होगी ये नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। सर यहाँ पर एक वर्डिंग गलत है क्योंकि फाइनाइट पार्ट में तो पोल मिलता था, ये इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक। इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये इनफाइनाइट है, इसे हम सुधार दे रहे हैं, इनफाइनाइट, ठीक, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म वाले तो पोल रखते हैं। ये वही पुराने पॉइंट है जो हो चुके थे। अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। पहला न्यूमेरिकल उठा रहे हैं, शुरुआत छोटे छोटे न्यूमेरिकल से करेंगे, फिर उसके बाद जो थोड़े टफ न्यूमेरिकल होंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे। पहली प्रॉब्लम है, फाइंड द जीरोस एंड पोल्स, फाइंड द जीरोस एंड पोल्स ऑफ द फंक्शन फाइंड द जीरोस एंड द पोल्स ऑफ द फंक्शंस, फंक्शन दिया गया है हमें z+1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 टोटल का होल स्क्वायर। एक फंक्शन एफ ऑफ जेड हमको दिया गया है z+1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 टोटल का होल स्क्वायर। कह रहे हैं इस दिए गए फंक्शन के लिए जीरोज और पोल निकालिए, ठीक। जीरोज वो होंगे जहां फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, पोल वो होंगे, ठीक, जहां पर पोल सिंगुलरिटी का काम करेंगे, यानी एट द पोल हमें सिंगुलरिटी पता करनी है, कह सकते हैं पोल सिंगुलरिटी का एक टाइप है। तो ये साफ सुथरा खुद ही बोल रहे हैं, आप पोल निकालिए। और अगर याद हो तो ये दिखने में बिल्कुल रेशनल फंक्शन है। हमको पता होता था जब आपको एक रेशनल फंक्शन दिया जाए तो रेशनल फंक्शन में ऊपर का हिस्सा आपको जीरोस देता है और नीचे का हिस्सा आपको पोल दे रहा होता है, ठीक। नीचे वाले हिस्से एक पॉलिनोमियल के जैसा है। अगर निचले हिस्से को देखा जाए तो ये लिखा गया है जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। जिस वक्त इसको ओपन करेंगे एक पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल होगा z⁴ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2z स्क्वायर, और इसको बराबर कर दे 0 के। जैसे इसको बराबर करेंगे 0 के तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोस का काम करेगा वो इस टोटल फंक्शन के लिए पोल्स का काम करेगा। यही मेरी थ्योरी है, शुरुआत करते हैं इससे, ठीक। सॉल्यूशन, लेट माना जो दिया गया है उसे एफ ऑफ जेड मान लेते हैं। लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z+1 का होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। एट जीरोस जिस वक्त हम जीरोस की बात करेंगे उस वक्त फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड खुद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ जेड 0 होगा जिस दिन z+1 का होल स्क्वायर कैसा हो जाए, 0 हो जाए, यानी दिस इंप्लाइज दैट z+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 है मतलब वो क्वांटिटी खुद 0 है। इसका मतलब हुआ z इज इक्वल टू z-1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 1,1 दो बार। रीज़न, डिग्री कितनी है 2, तो रूट भी कितने आएंगे 2। इसका मतलब z इज इक्वल टू 1
दिए गए फंक्शन के लिए जीरोस का काम करता है और इस जीरोस का ऑर्डर कितना होगा, जितनी बार ये आए हैं 1,1 2 बार आए हैं, तो इसका मतलब जीरोस z इज इक्वल टू 1 का ऑर्डर 2 होगा। लिख देते हैं इसी बात को, लिखना दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 1। ओह एक मिनट, कुछ गलती हुई, z+1 है ना, तो z+1 तो उधर जाएगा माइनस, ये यहाँ पर गलती हुई, z इज इक्वल टू -1 ठीक ठीक, तो z इज इक्वल टू -1 इज जीरो ऑफ ऑर्डर 2 z इज इक्वल टू -1 जीरोस का काम करेगा और इस जीरोस का ऑर्डर 2 होगा। अब बारी आती है पोल की, तो पोल के लिए हमें पता है नीचे वाला जो पॉलिनॉमियल है इसका जीरोस निकाल लें, जो इसका जीरोस होगा वही f ऑफ z के लिए किसका काम करेगा, पोल का काम करेगा। शुरुआत करते हैं, एंड पोल ऑफ f ऑफ z एंड पोल ऑफ f ऑफ z ठीक आर एट ये मौजूद होगा z² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पर। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको देखा जाए तो हम इसे तोड़ के 2 हिस्से में लिख सकते हैं। ठीक, ये लिखा गया है z² माइनस आयोटा i² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लिखा गया है एक पैकेट में z+i, दूसरे पैकेट में z-i और टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी हमें दिया गया है दिस इम्प्लाइज दैट z+i होल स्क्वायर z-i होल स्क्वायर। इस पैकेट को बराबर 0 करो, z इज इक्वल टू -i कितनी बार, 2 बार। इसे बराबर 0 करो, z इज इक्वल टू +i कितनी बार, 2 बार। यानी दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू i, -i ये रहा। तो हमारे पास पोल 2 आए। पहला z इज इक्वल टू i पोल है ऑर्डर 2 का, z इज इक्वल टू -i पोल है ऑर्डर 2 का। लिखना देयरफॉर z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू -i एंड z इज इक्वल टू +i। ठीक, आर पोल्स ऑफ ऑर्डर 2, ये पोल हैं और इन पोल के ऑर्डर 2 हैं। ये अब सबसे आसान न्यूमेरिकल था पहला वाला। धीमे धीमे न्यूमेरिकल की कह सकते हैं जो टफनेस है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं। प्रॉब्लम है शो दैट द फंक्शन e टू द पावर z has an isolated essential singularity at z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फंक्शन है e टू दी पावर z, कह रहे हैं दिखाइए ये जो फंक्शन e टू दी पावर z है ये z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एक आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है। हमें पता है कि जब हम किसी भी फंक्शन का बिहेव z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर चेक कर रहे हैं तो वास्तविकता में हम ये बिहेव ना चेक करके हम नज़दीक में चेक करते हैं e टू दी पावर 1/z का बिहेव चेक करेंगे एट z इज इक्वल टू 0 पर। जो e की 1/z का बिहेव z इज इक्वल टू 0 पर होगा वही बिहेव e की पावर z का z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगा। ठीक, शुरुआत करते हैं। अगर याद हो तो इस टाइप की जब थ्योरम हो रही थी तो वहाँ पर जीटा का फंक्शन मानते थे, f ऑफ 1/जीटा को कैलकुलेट करते थे।
इसी तरह से यहाँ भी शुरुआत कर रहे हैं। सॉल्यूशन जो दिया गया है पहले उसकी चर्चा करते हैं। एफ ऑफ जेड हमको दिया गया है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। ठीक, हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू infinity is the same ठीक, as the behavior of f of 1 upon z at z is equal to 0। जो बिहेवियर एफ ऑफ जेड का जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर होता है वही बिहेवियर एफ ऑफ 1 अपॉन जेड का जेड इज इक्वल टू 0 पर होता है। तो तुरंत हम फंक्शन बनाते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन जेड। ठीक, और हम ई टू द पावर 1 अपॉन जेड का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका एक्सपेंशन जो होगा वो होगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन जेड, ठीक, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड स्क्वायर, प्लस इस तरीके से चलते हुए सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सीरीज होगी, यानी अगला टर्म जो होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 जेड टू दी पावर 4 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। और इसको सीरीज में बांधें तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन, अब ये पूरी एक सीरीज बन गई, समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ये हुआ, और 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक, z माइनस 0, यानी हम सीधे सीधे z टू दी पावर बोल सकते हैं, हालांकि ये लिखना ज़्यादा सही है जिससे वो पॉइंट भी पता चले जिस पर इसका बिहेव आ रहा है, z माइनस 0 टू दी पावर n। अब अगर इसमें गौर करें तो z माइनस 0 टू दी पावर n, ये ऊपर जाते ही पावर कैसी होगी, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव पावर वाले कुल कितने टर्म हैं, इनफाइनाइट टर्म मौजूद हैं। ठीक, लिख दे रहे हैं इसी बात को, विच इज लॉरेंट एक्सपेंशन, लिखते हैं विच इज लॉरेंट एक्सपेंशन, which is Laurent expansion of f of 1 upon z about z is equal to 0, about z is equal to 0। ये f of 1 upon z का लॉरेंट एक्सपेंशन है z is equal to 0 के अबाउट में। ठीक, इट कंटेन्स, ये रखता है it contains an infinite number of terms ठीक, in negative power of z। ठीक, therefore चूँकि जब इनफाइनाइट टर्म रखता है तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ 1 अपॉन जेड के लिए इसेंशियल सिंगुलरिटी का काम करता है। ठीक, दिस देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ f ऑफ 1 अपॉन जेड। ठीक, और अगर z इज इक्वल टू 0 पर यह हाल है तो यही हाल z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि f ऑफ z हैज़ आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक, एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अपना फंक्शन z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है। ये न्यूमेरिकल हुआ।
अगला न्यूमेरिकल फिर उठाते हैं। अगली प्रॉब्लम है स्पेसिफाई द नेचर ऑफ singularity at z is equal to -2, ठीक, of f of z is equal to z minus 3 into sin 1 upon z plus 2, ठीक। क्लियर। लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल हुआ था उसमें तो ऑलरेडी सिंगुलरिटी को बोल दिया था कि सिंगुलरिटी आप प्रूफ कीजिए कि आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। इस बार इन्होंने ये बात कह दी है कि z इज इक्वल टू -2 इस दिए गए फंक्शन के लिए सिंगुलरिटी का काम तो करता है, लेकिन वो किस टाइप की? तीन बेसिकली सिंगुलरिटी हम लोग जानते हैं, एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक, आइसोलेटेड वाली, इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक, पोल हो गया। इन तीनों में से बेसिकली ये किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी हमें ये पता करना है कि z इज इक्वल टू -2 इस फंक्शन के लिए सिंगुलरिटी तो है, लेकिन कौन सी? चलिए सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं इसे। चूंकि सिंगुलरिटी का नेचर जानना है तो सिंगुलरिटी के नेचर के लिए अब एक बात तो यहाँ से साफ हो गई है कि z इज इक्वल टू -2 यहाँ पर रखेंगे तो ये साइन का फंक्शन बनेगा, और हम जानते हैं साइन में जब कोई वैल्यू आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा लिखा जाता है। यानी वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। तो जब इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है तो कह सकते हैं हमको एक सीक्वेंस के जैसा मिलता हुआ नजर आता है, और जब चीज़ें सीक्वेंस की तरह मिलती हैं इनफाइनाइट लोग तो उसके लिमिट पॉइंट तलाश किए जाते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिमिट पॉइंट की तलाश करेंगे। तो जीरोस से शुरुआत करते हैं और जीरोस के लिमिट पॉइंट के ऊपर सारी चर्चा को समेट दिया जाएगा। लिखते हैं सॉल्यूशन। जीरो ऑफ f of z are given by अगर हम इस फंक्शन f of z के जीरोस की बात करें तो इसके जीरोस दिए जाएंगे f of z इज इक्वल टू 0 के द्वारा। चलो टोटल क्वांटिटी उठा करके 0 करते हैं। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट z माइनस 3 इंटू साइन 1 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक। a इंटू बी इक्वल टू 0, आइदर a 0 और b 0 आर बोथ आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमको यहाँ से मिला दिस इम्प्लाइज दैट एक तो जीरोस मिल गया, z इज इक्वल टू 3, z बराबर 3 रखते ही होल क्वांटिटी 0 आ गई, तो f ऑफ z का पहला 0 हुआ, z इज इक्वल टू 3। एंड दूसरे 0 के लिए एंड अब इसको बराबर कर रहे हैं 0 के, तो साइन 1 अपॉन z प्लस 2, ठीक, इज इक्वल टू 0। एक चीज़ गौर करने की बात है, z इज इक्वल टू 3, 0 तो बन गया लेकिन ये वो 0 नहीं है, ठीक है। ये 0 तो बना तो साफ सुथरी बात है ये जीरोस ही रहेगा, जीरोस सिंगुलरिटी नहीं होते हैं तो ये सिंगुलरिटी की दुनिया का मेंबर तो नहीं होगा। और यहाँ बात किसकी हो रही है? सिंगुलरिटी की। तो इसका मतलब z इज इक्वल टू -2 का किस्सा इनसे निपटाया जाएगा। अब इसकी शुरुआत करते हैं। हमें पता है साइन थीटा 0 होता है n पाई पर, तो साइन थीटा बराबर 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई। शुरुआत करते इससे, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू n पाई, ठीक। और अगर ये n पाई हो गया तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, z को तन्हाई वर्ड में डालना पड़ेगा, यानी दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक, z प्लस 2 फ्लिप कर देंगे, z प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n पाई, यानी z इज इक्वल टू -2 प्लस 1 अपॉन n पाई। और जिस दिन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकाली जाएगी, इसकी लिमिट कितनी आएगी? -2, ठीक। ये है कौन? अभी ये जीरोस है और जीरोस की जो लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है? -2। अगर रिमार्क याद हो तो पीछे हम जीरोस के लिमिट पॉइंट क्या होते थे ये बात हम लिखा चुके हैं। जब अभी स्टार 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 करके कई बातें लिखा रहे थे तो वहाँ पर एक पॉइंट आया हुआ था जिसमें हमने लिखा था लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस
इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट कितना हुआ -2 और वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। हम इसी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं। ऑब्वियसली स्पष्टता, ऑब्वियसली ठीक, लिमिट पॉइंट, ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस इज z इज इक्वल टू -2। ये जो जीरोस आए हैं इसको जो लिमिट पॉइंट होंगे वो होंगे केवल और केवल -2। दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू -2 इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक, ये न्यूमेरिकल हो गया। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। अब इसके और जो आगे के न्यूमेरिकल हैं वो अगले वीडियो में उठाए जाएंगे। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, अब हम केवल न्यूमेरिकल लगवा करके अगले चैप्टर मेरोमॉर्फिक फंक्शन पे आ जाएंगे।